Hello students, welcome to a new chapter that is fluid mechanics। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स चालू करेंगे और आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो थोड़ा थोड़ा सिर्फ चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। कुछ बेसिक बातें करेंगे और बातें करते करते अगर हमने कुछ सीख भी लिया, कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली बुक्स में नहीं है या फिर हम उनको एक्सट्रैक्ट करके हमारे दिमाग में बिठा लें तो फायदे वाली बात रहेगी। तो इधर उधर की बातें न करते हुए चालू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो बहुत सिंपल में ये समझ लो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें करना सिर्फ इतना है कि जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना है। किसके? फ्लूइड्स के बिहेवियर को। फ्लूइड्स किस तरह से बिहेव करेंगे अलग अलग कंडीशंस में, अगर हम उन्हें कहीं किसी कंटेनर में रख दें, मतलब कि रेस्ट में है, तो अगर हम उनको मूव करें, फ्लो कराएं, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, उनके अंदर प्रेशर्स कैसे होंगे, उनकी वेलोसिटीज कैसे चेंज होंगे। ओवरऑल हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में यही सब करना है। दो बातें होंगी, जो फ्लूइड्स है उनका हमें बिहेवियर पढ़ना है और वो भी दो कंडीशंस में। एक तो जब ये फ्लूइड्स होंगे रेस्ट में और दूसरा जब ये फ्लूइड्स होंगे मोशन में, है ना। कौन? फ्लूइड्स। अब ये जो फ्लूइड्स हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्लूइड्स होते क्या है। तो बहुत शॉर्ट में ये समझो, हर वो सब्सटेंस जो फ्लो करे, जो बह सकती है, वो फ्लूइड्स है, राइट। अगर हम देखें तो हमारे पास सब्सटेंसेस तीन तरह के होते हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब अगर हम सॉलिड की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम सॉलिड को रखें और किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को और उसे हम फ्लोर पे रख दें तो आराम से जहां हमने रखा वो वहीं के वहीं गिरा रहेगा, राइट। जबकि कंपैरेटिवली लिक्विड और गैसेस की बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो करेंगे, जो बह सकते हैं, है ना भाई। पानी बहता है, ऑयल बहता है, एनीथिंग जो बहे वो फ्लूइड है। लिक्विड और गैसेस की बात करें, हवा है, बहता है, बहती है ना, ये सभी जो बह सकते हैं वो फ्लूइड है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि लिक्विड और गैसेस ये मिल करके हमें फ्लूइड्स देंगे। लिक्विड एंड गैसेस आर कंबाइनली नोन एज fluid. Every substance which can flow is a fluid, and we know that liquid and gases are such substances which can flow, right? अब मोर टेक्निकली अगर हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो थोड़ा सा भी फोर्स लगाने के बाद वो डिफॉर्म हो जाएं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स को वो कुछ भी इंटरनली रेजिस्टेंस ना क्रिएट करें, उन्हें कहते हैं हम फ्लूइड्स। समझ लो भाई। अगर हम किसी सॉलिड की बात करते हैं, हमने लिया एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया। मान लेते हैं सॉलिड के ऊपर हमने इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, दोनों तरफ से कुछ इस तरह से दबाने की कोशिश की, मतलब कि हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। हमारा फोर्स कैसा है? कंप्रेसिव फोर्स। अब जब तक हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, जब तक उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं करेगा, तब तक वो डिफॉर्म नहीं होगा। वेरी शॉर्ट में वो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करेगा, है ना। हम अगर ये जो दबाने वाला उसकी लेंथ अगर कम हो रही है तो ये तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, राइट। अब हमारे एक्सटर्नल फोर्स को वो इंटरनली रेजिस्ट करेगा, राइट। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, यही तो हम स्ट्रेस पढ़ते थे, राइट। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा वो अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएं तो वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा, अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएं तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। तीसरा पॉइंट, अगर हम उसको टेंजेंशियली इस सरफेस के ऊपर टेंजेंशियली फोर्स लगाएं तब भी तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, तब वो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा, राइट। लेकिन वो तब तक खुद के डायमेंशंस चेंज नहीं करेगा, खुद को डिफॉर्म नहीं करेगा, जब तक हमारा फोर्स उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा ना हो, राइट। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सॉलिड ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं। दे प्रोड्यूस
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, दे प्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेसेस। कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल दोनों भी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, एंड इवन दे प्रोड्यूस टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। इन शॉर्ट दे रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। अब यही बात आप लिक्विड और गैसेस के साथ सोचो। अगर मैं कहूं कि किसी कंटेनर में मैंने एक लिक्विड ले लिया, ये ले लिया भाई लिक्विड, अगर बहुत ज्यादा मैं कर सकता हूं तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को मैं दबाने की कोशिश करूं, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं, है ना। यहां से एक ऐसा सब्सटेंस ले लूं जो इस कंटेनर को इंटरनली पूरी तरह से पैक कर सके और स्लाइड हो सके। मतलब अगर मैं इसको यहां से ऊपर से मूव करूं तो साइड से कहीं से लीकेज ना हो पानी का, तो होगा क्या, बहुत होगा तो मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा, इन जस्ट लाइक अ पिस्टन, ऊपर से कुछ फोर्स लगाऊंगा। उस फोर्स लगाने के बाद की वजह से ये कुछ कंप्रेस होगा, राइट ना, बहुत नॉमिनल। वैसे तो हम हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये आइडियल फ्लूइड कंसीडर करके हम स्टडी करते हैं जिसमें फ्लूइड्स इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, राइट। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कुछ कॉम्प्रेस भी हुआ तो ये कुछ स्ट्रेसेस डेवलप करेगा, स्ट्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, लेकिन ये डिफॉर्म नहीं होगा। इसका उल्टा, अगर मैं इसको यहां से टेंसाइल नेचर का कुछ फोर्स लगाऊं तो ये पानी तो ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। तीसरी बात सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे उंगली डालता हूं, है ना, इसके अंदर उंगली डालता हूं या फिर कोई भी चीज, या फिर टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाने की कोशिश करता हूं, ये जो सरफेस है, जो पानी का सरफेस है, इस पानी के सरफेस पे यहां से अपना हाथ, हैंड जो है, इसके पानी के अपर लेयर को अगर ऐसे टच करता हूं तो ये पानी अपर लेयर कहीं ना कहीं मूव हो जाएगी, मतलब कि डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी डेवलप नहीं कर रहा है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस भी डेवलप कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग प्रेशर, लेकिन टेंसाइल तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेसेस कुछ बहुत डेवलप करेगा, और वो भी हम स्ट्रेसेस नहीं कहेंगे, वो तो प्रेशर डेवलप करेगा ये, और टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप नहीं करेगा। तो मोर टेक्निकल डेफिनेशन, अब अगर हम फ्लूइड्स के लिए कहें तो ऐसा एक सब्सटेंस है जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स थोड़ा भी अगर लगे तो डिफॉर्म हो जाए, वही फ्लूइड होगा। अब से हम फ्लूइड को क्या कहेंगे, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस which deforms by application of very small या फिर even very small कर दो, बहुत छोटा सा, even very small amount of external force, बहुत थोड़ा सा भी अगर हमने फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल कुछ ना फोर्स, कुछ तो फोर्स वो डेवलप कर लेगा। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम कुछ ना कुछ भी लगा दें और अगर वो चीज डिफॉर्म हो जाए तो वो होगा फ्लूइड, और ये प्रॉपर्टी लिक्विड के अंदर होती है, ये प्रॉपर्टी गैसेस के अंदर होती है। तो लिक्विड्स और गैसेस ये दोनों भी कंबाइनली फ्लूइड्स कहे जाएंगे, राइट। सॉलिड फ्लूइड नहीं होगा, और उसमें भी हम जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स की स्टडी करेंगे, गैसेस की स्टडी नहीं करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स इन रेस्ट और इन मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स बिहेवियर स्टडी करता है, किसका, लिक्विड्स का, जब लिक्विड्स रेस्ट में हो और जब लिक्विड्स मोशन में हो तब, राइट। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे। हमने अब तक देखा कि फ्लूइड मैकेनिक्स कुछ भी नहीं तो वो साइंस है जो लिक्विड्स के, फ्लूइड्स के, वैसे तो फ्लूइड्स का होगा लेकिन हमारे करिकुलम में हम लिक्विड्स तक सीमित रखेंगे। तो जो लिक्विड्स के बिहेवियर को स्टडी करे एट रेस्ट या फिर इन मोशन, जब भी वो रेस्ट में होगा और हम उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स।
और जब वो मोशन में होगा तब हम उसे कहेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। और हमें जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के करिकुलम में जेईई और नीट के लिए पढ़ना है वो रेस्ट में, मतलब कि फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, ऐसे 2 सेक्शंस करके पढ़ना है। वेरी फर्स्ट वन जो फ्लूइड स्टैटिक्स होगा उसमें हम हमारी स्टडी शुरू करेंगे राइट फ्रॉम प्रेशर, कुछ प्रॉपर्टीज, फिर पढ़ेंगे हम प्रेशर, प्रेशर का मेजरमेंट, प्रेशर का वेरिएशन, पास्कल्स लॉ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोएनसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये होगा पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे फ्लोज के बारे में। भाई मोशन में है ना वो, तो फ्लूइड जब वो फ्लो होगा तो किस तरह का फ्लो करेगा, है ना। ये अलग अलग टाइप के फ्लोज होंगे, जैसे कि टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो। ये जब हम इसके ये पार्ट जब हम कवर करेंगे तब वो सब डिटेल में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आप वेंचुरीमीटर की बात करो एक्सेट्रा, है ना। ये हम फ्लूइड डायनेमिक्स में कवर कर लेंगे। ओके सो डियर ऑल, आगे बढ़ेंगे और अब डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। सो वेरी बिग थिंग कि जो हम पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे उसमें एक बिग अजम्पशन होगा। हम पूरे फ्लूइड्स को आइडियल फ्लूइड कंसीडर करके चलेंगे। अजम्पशन कैसा होगा कि ऑल फ्लूइड्स आर आइडियल, जो कि एक्चुअली होते नहीं है। लेकिन हमारे करिकुलम में हम जितना भी पार्ट स्टडी करेंगे वो होगा आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड्स होंगे, इनके कुछ अपनी ही प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली जो होते नहीं है लेकिन हम आइडियल मान लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आइडियल फ्लूइड्स के हैं, जैसे कि वेरी फर्स्ट वन, आइडियल फ्लूइड ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स जो कॉम्प्रेस ना हो सके। कॉम्प्रेस ना हो सके मतलब कि उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज ना हो इसका मतलब उनका डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि उनका मास भी चेंज ना हो। अरे भाई ऐसा समझो कि अगर मान लो मैंने एक ग्लास में पानी लिया, इस ग्लास में हमने पानी भरा और हमने कहा कि ये जो पानी है इसको कंप्रेस करो ताकि हम और पानी इसके अंदर बिठा सके। मान लिया कि ये ग्लास भर गया, भरने के बाद हमने कहा कि इसको दबा दो ताकि हम और पानी भर सके, तो ये कंप्रेस ही नहीं होगा। अब पानी को तो ऐसा था ना, 1 लीटर की बोतल है आपके पास खाली और उसके अंदर पानी भरने के बाद आप बोलते हो कि नहीं इसके अंदर 2 लीटर भर दो, कैसे दबा दबा के, ऐसा तो कर नहीं सकते, राइट। तो जनरली लिक्विड्स ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। आइडियल थिंग है थोड़ा बहुत, अगर हम सोचें कि भाई बहुत अच्छे से हम दबाएं तो वो बहुत नॉमिनल अमाउंट से कॉम्प्रेस भी हो जाएंगे, लेकिन हम हमारे करिकुलम में मान के चलते हैं कि दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, और आइडियल फ्लूइड्स इनकॉम्प्रेसिबल है जो कि लिक्विड्स होंगे। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस ये कॉम्प्रेसिबल होते हैं, राइट। गैसेस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं, और अगर हम वॉल्यूम कम करें तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो गैसेस ये हमारे करिकुलम में नहीं आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम नहीं पढ़ेंगे। गैसेस को हम अलग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जो आइडियल फ्लूइड्स होंगे वो इनकॉम्प्रेसिबल होंगे। इनकॉम्प्रेसिबल अगर होंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स का डेंसिटी चेंज नहीं होगा। दैट इज डेंसिटी या फिर मास की बात कर लो, मास या फिर वॉल्यूम की बात कर लो, ये तीनों चीजें रहेंगी कांस्टेंट।
इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के ये सारे पैरामीटर्स, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, ये सभी के सभी कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे फ्लूइड्स को हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे। दूसरी बात, जो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं वो इररोटेशनल होते हैं। इररोटेशनल मतलब ऐसे फ्लूइड्स जो बहते हुए आराम से बहे, स्मूथली फ्लो हो। फ्लो इज वेरी स्मूथ। हमने बहुत बार सुना है कि भाई आज नदी उफान पर है। उफान पर है इसका मतलब कि बहुत फास्ट बहती है ना। उसके जो लेयर्स की हम स्टडी करें तो वो लेयर्स बहुत तेज, बहुत वेलोसिटी से और टर्बुलेंट फ्लो करते करते इधर से उधर, एक एक पॉइंट को अगर हम एक एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें उस वाटर को, तो वो टर्बुलेंटली बहुत तेजी से इधर उधर अपना रास्ता बदलते हुए चलता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और अगर नदी एकदम शांत बहे, उसका लेयर एकदम शांति से बहे आराम से, तो उसे हम कहते हैं स्टेडी फ्लो, वेरी वेरी स्मूथली फ्लो, राइट। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो फ्लो है वो वेरी स्मूथ है। और अगर बहुत आराम से स्मूथली कोई लिक्विड फ्लो होता है तो उसे हम इररोटेशनल फ्लो कहते हैं। तीसरी चीज, जो आइडियल फ्लूइड होते हैं वो नॉन विस्कस होते हैं। नॉन विस्कस होते हैं। विस्कोसिटी फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी है जिसमें हर फ्लूइड का एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर के ऊपर कुछ उसके मोशन को रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब कि इन शॉर्ट फ्रिक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि ये मान लेते हैं एक लेयर है और इसके नीचे का जो जो भी लेयर होगा वो लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो उसको आगे जाने नहीं देगा। ऐसा सोच लो ना, मान लेते हैं भाई एक नदी है, ये नदी का ये ऊपर वाला सरफेस है, ये उसके नीचे वाला सरफेस, ये उसके नीचे वाला सरफेस, ये उसके नीचे वाला सरफेस, राइट। ऐसे करते करते लास्ट लेयर तक है। अब ये जो लास्ट वाला लेयर है वो तो नीचे वाले बेड के कांटेक्ट में होगा, तो वहां तो उसका फ्रिक्शन क्रिएट होगा, लेकिन ये वाला लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को भी फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, उसको भी वो उसके मोशन को भी रोकेगा। उसके ऊपर वाला ये जो है ये अपने ऊपर वाले लेयर को रोकेगा, उसको अपोज, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो ये इंटरनली लेयर, एडजेसेंट लेयर्स के ऊपर फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। ये जो फ्रिक्शन है इनके वजह से फ्लूइड्स का मोशन कम या ज्यादा होगा। अरे भाई, जो कम फ्रिक्शन क्रिएट करेगा उसके लेयर्स आराम से फ्लो होंगे, मतलब कि वो पूरा का पूरा फ्लूइड आराम से फ्लो होगा। और जिस फ्लूइड के लेयर्स ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे उसका फ्लो धीरे होगा, है ना। उसके लेयर्स एक दूसरे के लेयर्स को रोकेंगे, वो धीरे फ्लो करेगा, राइट। तो हम कहेंगे अगर वो धीरे फ्लो हो रहा है इसका मतलब कि वो विस्कस है, और एकदम आराम से फ्लो हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी अगर फ्लो हो रहा है तो वो नॉन विस्कस है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक ग्लास में हमने वाटर ले लिया, पानी, और एक ग्लास में हम ले लें कोई ऐसा फ्लूइड जो थोड़ा सा मोटा हो, या फिर हमारे टू व्हीलर में जो हम ऑयल डालते हैं उस ऑयल को ले लो, और दोनों को एक साथ फर्श के ऊपर गिरा दो, देखो कौन जल्दी फ्लो होता है ना। ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियसली पानी तेजी से फ्लो होगा, और जो आपने ऑयल डाला है ये आराम से थोड़ा फ्लो होगा। तो उस ऑयल को कहेंगे कि वो ज्यादा विस्कस है, और जो वाटर है वो कम विस्कस है। विस्कोसिटी है, वाटर में भी है और ऑयल में भी है, लेकिन ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है और वाटर की विस्कोसिटी कम है। तो हम कहेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड्स हैं वो नॉन विस्कस हैं, मतलब कि उनके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है, नो इंटरनल फ्रिक्शन। और जो लास्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए आइडियल में, दैट इज इट्स फ्लो शुड बी वेरी स्टेडी। आइडियल फ्लूइड्स का फ्लो ये स्टेडी होता है, मतलब कि टाइम के साथ
आइडियल फ्लूइड्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। ये आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है। और जैसा हमने पहले ही कहा था कि भाई आइडियल फ्लूइड एग्जैक्टली होते नहीं है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। सभी फ्लूइड्स के अंदर ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एक्चुअल में होती हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये सब नहीं बदल रहे हैं। ये आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी। लास्ट वन दैट इज स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब कि अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड does not change with टाइम के साथ अगर चेंज ना हो तो हम उसे कहते हैं स्टेडी फ्लो। आया भाई आइडियल फ्लूइड। पहली बात फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें क्या स्टडी करना है? फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड्स स्टडी करना है। किन फ्लूइड्स का? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के बारे में स्टडी करना है। कब? जब वो रेस्ट में हो और जब वो मोशन में हो। जब रेस्ट में होगा तब फ्लूइड स्टैटिक्स, जब मोशन में होगा तब फ्लूइड डायनेमिक्स। और ये सब स्टडी करने के लिए हमें ये अजम्पशन कंसीडर कर लिया है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं। आइडियल फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होंगे जिनके पास ये प्रॉपर्टीज होंगे। कौन से? एक तो फ्लूइड्स इनकॉम्प्रेसिबल होंगे, दूसरे इरोटेशनल होंगे, तीसरा नॉन विस्कस होंगे और चौथा स्टेडी फ्लो होगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज हैं तो वो आइडियल फ्लूइड है। और हमारे करिकुलम में हम फ्लूइड्स को आइडियल मान के चलते हैं। आए भाई यहां तक? चलो, अब जैसा कि हमने कहा कि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, तो फ्लूइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। लगे हाथ। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है और कुछ हम नया उसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी very first one property is डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी कह दो। डेंसिटी और मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करेंगे। ये एक ग्रीक लेटर है रो। डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। ऐसा तो है नहीं कि ये टर्म सिर्फ फ्लूइड्स के लिए लागू होता है, ये हर एक सब्सटेंस के लिए लागू होता है, राइट? लेकिन हम यहां पर फ्लूइड्स के लिए यूज करेंगे। सो डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कोई सब्सटेंस ऑक्युपाई करता है, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। बहुत शॉर्ट में, यूनिट वॉल्यूम में कितना किलोग्राम ऑफ मास रखा हुआ है, हम रख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। क्या हम इस बात को कुछ इस तरह से कह दें कि डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। डेंसिटी किसका? उस सब्सटेंस का। अगर फ्लूइड है तो डेंसिटी किसका? उस फ्लूइड का। डेंसिटी कहो या फिर मास डेंसिटी। डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास बैठेगा, दैट इज डेंसिटी। अगर हम रो से डिनोट करें डेंसिटी को तो इट विल बी m by v। m मास, v इज नथिंग बट वॉल्यूम। बहुत शॉर्ट में अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक 1 मीटर क्यूब का टैंक है, नहीं, ये हम एक टैंक कंसीडर करेंगे और इस टैंक का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। मतलब कि इसके जो लेंथ है वो भी 1 मीटर कंसीडर कर लो, इसका विड्थ 1 मीटर कंसीडर कर लो और हाइट भी 1 मीटर कंसीडर कर लो। तो ऑफ कोर्स इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 मीटर क्यूब होगा ना भाई। इसका वॉल्यूम ये 1 मीटर क्यूब होगा। और अब इसके अंदर अगर हम कोई फ्लूइड डालें, मान लो हम पानी लेकर के आते हैं और इस पूरे टैंक को पानी से भर देंगे, तो जितना किलोग्राम, रिमेंबर मैं किसकी बात कर रहा हूं? किलोग्राम की।
जितने किलोग्राम इस टैंक के अंदर, इसको फुल करने के लिए जितना किलोग्राम ऑफ वाटर हम रखेंगे, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ दैट वाटर। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास बैठ रहा है वाटर विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम उसके अंदर मान लो मिट्टी ला करके भरते, तो ऑब्वियसली मिट्टी ये पानी से भारी होता है, तो ज्यादा किलोग्राम ऑफ मिट्टी बैठेगा, तो हम कहेंगे कि भाई डेंसिटी ऑफ मिट्टी इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू वाटर। है भाई, डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। लगे हाथ इसके यूनिट की बात कर ले, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी। यूनिट क्या होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट होगा, मास विल बी योर इन केजी, केजी पर मीटर क्यूब, ये होगा एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट होगा, मास विल बी इन ग्राम्स, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सीजीएस यूनिट विल बी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। लगे हाथ डायमेंशन की भी बात कर लो, डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई? केजी दैट इज m टू द पावर 1, l टू द पावर -3 एंड t टू द पावर 0। ये होगा डायमेंशन फॉर डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन क्या? m टू द पावर 1, l टू द पावर -3 एंड t टू द पावर 0। दिस विल बी डायमेंशन। है भाई, डेंसिटी कहो या फिर मास डेंसिटी, दैट इज रो, इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो आगे बढ़े, कुछ छोटी छोटी बातें और डेंसिटी के बारे में देख लेते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी अगर मैं रो ऑफ वाटर कहूं तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर होता है। ऐसा समझो कि हमारे छत पे जो 1000 लीटर की टैंक होती है, उसके अंदर 1000 लीटर की टैंक, उसको अगर हम भर दें तो उसके अंदर 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर बैठेगा। रिमेंबर, 1 लीटर रिजेंबल्स टू 1 केजी। 1 लीटर ये 1 केजी के इक्वल होगा। वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगा। ऐसा समझो, हमारा जो टैंक था 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का, उसको अगर हम पानी से भरे तो फुल होने के बाद अगर हम वजन करें, टाकी के साथ नहीं, सिर्फ पानी का अगर वजन करें तो वो 1000 किलोग्राम होगा। या फिर ये होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो भाई छोटा वॉल्यूम ले लिया हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि हमारा जो डब्बा है वो हमने छोटा ले लिया, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का डब्बा ले लिया, और उसके अंदर हमने पानी भरा और देखा कि कितना पानी, वजन किया उसका, कितना पानी है, तो 1 ग्राम। तो वाटर की डेंसिटी, स्टैंडर्ड वैल्यू वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। या फिर सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी बैठेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम। ये वैल्यू थोड़ी याद रखो। सेकेंड थिंग, डेंसिटी जो होगा रो, ये लिक्विड्स की डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। लिक्विड्स की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। ये थोड़ा सा अजम्पशन है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन हमारे करिकुलम में ये हर जगह पे कांस्टेंट होगा। और डेंसिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करें, डेंसिटी ऑफ गैसेस, तो ये गैसेस की डेंसिटी चेंज होगी
changes with pressure and temperature. प्रेशर चेंज हुआ, डेंसिटी गैस की चेंज हो जाएगी. टेम्परेचर चेंज हुआ, गैसेस की डेंसिटी चेंज हो जाएगी. अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर किसी लिक्विड का कंसीडर करते हैं और उसको चेंज करते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी. सो डेंसिटी ऑफ गैसेस चेंजेस विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर. अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. भाई हमारा एलपीजी सिलेंडर देख लो, सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत कम होता है, उसके अंदर हम उसके अंदर पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके भरते हैं, मतलब कि उसको प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. डेंसिटी बढ़ा इसका मतलब कि भाई उसके अंदर ज्यादा मास बैठा ना, तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. किसकी? गैसेस की. ये बात किसके लिए? गैसेस की कर रहे हैं. और ये कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. प्रेशर तो हमने इंक्रीज किया लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के. इसकी बात हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं. फिलहाल के लिए ये बात याद रखोगे कि प्रेशर इंक्रीज होगा. अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन ये प्रेशर कब इंक्रीज किया हमने? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के. दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी. प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे कैसे? सॉरी, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे कैसे? जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं. अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को इंक्रीज किया तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो बंधु लोग, ये था आपका पहला प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, दैट इज डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी. बहुत शॉर्ट में कुछ और प्रॉपर्टीज देख लें. द सेकंड प्रॉपर्टी is weight density. Weight density. देखो भाई, हमने मास डेंसिटी को डिफाइन किया था कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट, दैट विल बी वेट डेंसिटी. यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ फ्लूइड बोल दें या फिर इन जनरल ही ले लेते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का कितना वेट है, दैट इज नथिंग बट वेट डेंसिटी. वेट डेंसिटी को weight density is also termed as specific weight. And it is nothing but weight per unit volume. यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट. स्पेसिफिक वेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से. विल बी इक्वल्स टू वेट. क्या हम बोल सकते हैं? मास को अगर g से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें वेट मिलेगा और mg पर यूनिट वॉल्यूम विल बी वेट डेंसिटी, दैट इज स्पेसिफिक वेट, राइट. तो स्पेसिफिक वेट आपका mg बाय v होगा और यूनिट क्या आ जाएगा भाई? mg, दैट इज न्यूटन पर मीटर का क्यूब. ये हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन पर मीटर का क्यूब. क्या मैं वेट डेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूं? ये जो m बाय v है ये एक्चुअली मास डेंसिटी था, दैट इज रो. तो रो इंटू जी ये हमारा वेट डेंसिटी दे देगा. रो इंटू जी इज योर वेट डेंसिटी. यूनिट हमने देख ही लिया है. यूनिट इज न्यूटन पर मीटर का क्यूब. अच्छा भाई, सीजीएस यूनिट
न्यूटन का डाइन हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर का क्यूब, ना डायन नहीं, डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर का क्यूब। और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या हम बोल सकते हैं, न्यूटन, न्यूटन और ये मीटर क्यूब है, तो इनको अगर हम सॉल्व कर लें कैसा आ जाएगा भाई, न्यूटन केजी, दैट इज मीटर केजी आ जाएगा एम, एम टू द पावर 1, और केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर माइनस ऑफ 2, और ये अपॉन में एल टू द पावर 3 हो जाएगा, तो ये एल एक चला जाएगा, हमें मिलेगा एम टू द पावर 1, एल टू द पावर माइनस ऑफ 2 एंड टी टू द पावर माइनस ऑफ 2। ये होगा डायमेंशन फॉर वेट डेंसिटी, एम टू द पावर 1, एल टू द पावर माइनस 2, टी टू द पावर माइनस 2। ओके, लगे हाथ, थर्ड प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी देखा हमने डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टी देखा हमने वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहो या फिर रिलेटिव डेंसिटी कहो। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ये रेशियो है किसका, फ्लूइड का विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड, फ्लूइड का विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से डिनोट करेंगे, एस ये किसका रेशियो है, डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ जो भी फ्लूइड होगा अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड अगर वाटर है, अगर लिक्विड है, अगर फ्लूइड लिक्विड है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होगा, और अगर फ्लूइड गैस है तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर होगा। आई बात समझ में। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ में रेशियो, डेंसिटी और डेंसिटी इनका रेशियो किसका, फ्लूइड का, जो भी फ्लूइड होगा, और स्टैंडर्ड फ्लूइड इनका रेशियो। स्टैंडर्ड अगर ये जो फ्लूइड है ये अगर लिक्विड होगा तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होगा, और अगर ये फ्लूइड कोई गैस हुआ तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा एयर। हमारे करिकुलम में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ लिक्विड के साथ डील करने वाले हैं, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड फ्लूइड हमेशा वाटर होगा। क्या मैं कह सकता हूं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी एस है वो डेंसिटी ऑफ जो भी फ्लूइड होगा वो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी फ्लूइड हो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड ये मर्क्यूरी है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर हम मर्क्यूरी की डेंसिटी की बात करें तो मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी तो आपको पता ही है ये है 1000। तो एक्चुअल में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्क्यूरी का कितना मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ
मर्क्यूरी विल बी इक्वल्स टू 13.6 यूनिट नहीं होगा, रेशियो है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो है यूनिटलेस, राइट। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आया समझ में, है क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होगा उसको वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दो, हमें स्पेसिफिक डेंसिटी मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। अब थोड़ा समझ के ले लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, फिर से वाटर 1000 बाय 1000, मतलब कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1, मर्क्यूरी की तो हमने देख लिया, मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg इज 13.6, राइट। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, तीनों प्रॉपर्टीज, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और तीनों के रिलेशंस। चलो आगे बढ़े, छोटे छोटे एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें ताकि हम इन टर्म्स के साथ और इनके एक्सप्रेशन के साथ फैमिलियर हो जाए, फिर हम अगले कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, वीडियो कर रहा हूं पॉज, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर चालू कर दूंगा। सो बंधुओं, क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। सो क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, हमें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक वेट दैट इज स्मॉल वाला w, डेंसिटी दैट इज रो फाइंड आउट करना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज s, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए, ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड, लिक्विड दिया है 1 लीटर, मतलब कि हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम लीटर्स में दिया है, जो वॉल्यूम v है वो 1 लीटर है, और हमें मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर ये 1/1000 मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर ये 1/1000 मीटर क्यूब होता है, या फिर वेरी शॉर्ट में 10⁻³ मीटर क्यूब बोल दूं मैं, है ना भाई, 1 लीटर ये 1/1000 या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब, और अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में बात करूं तो ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने। तो 1 लीटर ये 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होगा, लीटर में है ये वॉल्यूम और ये मीटर क्यूब में है वॉल्यूम, तो कन्वर्जन 1 लीटर ये 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल। और दूसरी बात क्या दे रखा है, विच वेस 7 न्यूटन, जिसका वेट दे रखा है, वेट दिया है, इसका मतलब कि मास इनटू ग्रेविटी दिया है, कितना दिया है भाई 7 न्यूटन, राइट। एक फ्लूइड है जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब कि SI यूनिट में 10⁻³ मीटर क्यूब है, और जिसका वेट 7 न्यूटन है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करना है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। एक एक फाइंड आउट करेंगे। वेरी फर्स्ट वन क्या फाइंड आउट करना है हमें, स्पेसिफिक वेट, क्या हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट W ये mg/v था, अरे भाई स्पेसिफिक वेट ये mg/v था ना, या फिर ρ/v था, और हमें mg दे रखा है, कितना है वेट 7 न्यूटन, ये हो जाएगा 7 अपॉन वॉल्यूम, कितना है भाई वॉल्यूम मीटर क्यूब में 1/1000 या फिर 10⁻³ 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा, कितना दे देगा हमें 10⁻³ 7 × 10⁻³ मतलब कि 7000 न्यूटन बोल दे, 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो पहली थिंग स्पेसिफिक वेट आ गया, हमें स्पेसिफिक वेट कितना मिला 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा भाई, सेकेंड थिंग हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी, ये हमें फाइंड आउट करना है रो, दैट इज डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट हमें मिल चुका है,
हमारे पास रिलेशन था कि स्पेसिफिक वेट जो होता है वो mg/v होता है, और m/v तो एक्चुअली रो होता है, दैट इज डेंसिटी, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो डेंसिटी इनटू g, ये स्पेसिफिक वेट दे देगा। अब स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है हमारे पास, इट इज 7000 इक्वल्स टू डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है और g की वैल्यू हो जाएगी 10। तो डेंसिटी कितनी होगी भाई, डेंसिटी हो जाएगी ये 0 और ये 0, 700 केजी पर मीटर का क्यूब। ये दूसरी क्वांटिटी मिल गई हमें, डेंसिटी भी मिल गया और स्पेसिफिक वेट भी मिल गया। थर्ड थिंग हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो बहुत शॉर्ट नहीं, यही फाइंड आउट करो। क्या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी S, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि वाटर होगा। इसका मतलब फ्लूइड की डेंसिटी जो हमने फाइंड आउट की है ये है 700 अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000, मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, इट विल बी इक्वल टू 0.7 यूनिट लेस। आगे भाई तीनों क्वांटिटीज, एक क्वेश्चन और लेंगे और फिर आज के लिए रुकेंगे हम। हाँ तो बंधु लोग, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लो, डेटा क्या दिया है उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और क्या पूछा है वो समझ लेंगे, उसके बाद हमारी अप्रोच कैसी होगी वो हमें पता चलेगा। When equal volume of two metals are mixed together, दो मेटल हैं उनको हम मिक्स कर रहे हैं। कैसे मिक्स कर रहे हैं, दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, राइट। जब उनको हम मिक्स कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इज 4। दो मेटल्स को हम अगर मिक्स करें तो अलॉय ही फॉर्म होगा, तो उस अलॉय का स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 है। इक्वल वॉल्यूम, दो मेटल्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं एक पहला मेटल और दूसरा मेटल, दोनों मेटल्स के हमने इक्वल वॉल्यूम लिया और मिक्स कर दिया, तो जो अलॉय फॉर्म हुआ उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S ये 4 है। दूसरी बात बोला है कि when equal masses of same two metals are mixed together, इस बार वॉल्यूम सेम नहीं लेकिन वही दोनों मेटल्स का मासेस सेम रखा। सेम मास को अगर मिक्स किया तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अलॉय इज 3। तो उस केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 3 है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच मेटल। पहले वाले का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, दूसरे वाले का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना। मान लेते हैं पहले वाले का S1 और दूसरे वाले का S2, तो हमें दोनों भी मेटल्स का इंडिविजुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। कंडीशंस कैसे दिए हैं कि अगर दोनों मेटल्स के इक्वल वॉल्यूम्स हम मिक्स करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 होगी, इक्वल मासेस अगर हम मिक्स करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है। तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, देख लो भाई। क्या हम बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है S, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड तो लिक्विड के केस में वाटर होगा, तो ये होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके लिए और इसके लिए, अलॉय के लिए भी तो कुछ ऐसा ही जाएगा, समझ के लो। अगर हम अलॉय की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय, चलो अलॉय हम डेंसिटी से चालू करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी के टर्म्स में लेकर के आएंगे। देखो भाई, अगर हम कहें कि डेंसिटी ऑफ अलॉय, अलॉय की डेंसिटी, इसका कुछ कंटेंट और इसका कुछ कंटेंट, दोनों भी मेटल के कंटेंट हमने मिक्स किया, दोनों मिक्स किया मतलब कि दोनों के मासेस ऐड हो गए और दोनों के वॉल्यूम ऐड हो गए, तो जो अलॉय होगा उसका डेंसिटी कितना होगा, टोटल मास, ये टोटल मास अपॉन
टोटल वॉल्यूम होगा ना भाई। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अलॉय की डेंसिटी कितना हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। और क्या हम कह सकते हैं कि टोटल मास मतलब कि m1 प्लस m2, पहले वाले का मास, पहला वाला जितना लिया होगा उसका मास, और दूसरा वाला जितना लिया होगा, जितना अलॉय, जितना मेटल लिया होगा उसका मास, m1 प्लस m2, ये टोटल मास दे देगा किसका, अलॉय का, अलॉय के लिए। और टोटल वॉल्यूम भी तो दोनों का होगा, v1 प्लस v2। लेकिन हमें कहा है कि पहली केस में जब उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं, अब वॉल्यूम्स इक्वल है मतलब कि v1 और v2 सेम होंगे, राइट। तो m1 और m2 को v के टर्म्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमें मालूम है कि जो डेंसिटी होती है रो, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ये मास अपॉन वॉल्यूम होगा। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें, क्या हम लिख सकते हैं m1 जो होगा वो रो वन इंटू v1 होगा। भाई पहले वाले का जो मास होगा, वो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो रो वन इंटू v1 प्लस ऑफ सेकंड वाला जो एलिमेंट हमने लिया उसका जो मास है, जो हमने मिक्स किया उसका मास कितना होगा, रो टू इंटू v2, रो टू इंटू v2, और अपॉन में v1 प्लस v2, टोटल वॉल्यूम तो वैसे रहेगा v1 प्लस v2। अब ऐसा कहा है कि पहली केस में, हम पहली केस डिस्कस कर रहे हैं, पहली केस में जो वॉल्यूम है वो सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है तो ये v1 और v2 इक्वल होंगे, v1 और v2 हो जाएंगे इक्वल। और हमने क्या निकाला है, डेंसिटी ऑफ अलॉय, राइट। अब देखो क्या हम बोल सकते हैं, ये v प्लस v कितना हो जाएगा, 2v, ये हो जाएगा 2v, v और v कॉमन लिया होगा, इस v को कैंसिल कर देगा, मतलब कि डेंसिटी ऑफ अलॉय कितना मिल जाना है हमें, रो वन प्लस रो टू। अब इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में लेकर आएंगे, क्योंकि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, समझ के ले लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अलॉय का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ अलॉय अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या हम लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अलॉय अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय, डेंसिटी ऑफ अलॉय अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये एस है स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो अब देखो भाई, क्या मैं इस रो ए को, दैट इज डेंसिटी ऑफ अलॉय को, इसके साथ इक्वेट कर सकता हूं, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू रो वन। रो वन को कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह से रो वन, अगर मैं यहाँ पे रो वन पुट करूं तो रो वन विल बी इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, S1 बोल दे भाई, S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, S1 into rho w, that is specific gravity of water, density of water, plus of rho 2 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 into rho w, राइट। अब देखो भाई, और अच्छा भाई, ये अपॉन में 2 है, यहाँ से 2 मैं भूल गया था, ये 2 यहाँ पे, तो इनके नीचे 2 भी रहेगा, ये 2 भी आया था भाई, तो 2 कैरी होगा। अब देखो ये रो डब्ल्यू और ये रो डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है कुछ इस तरीके की कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकेंड एलिमेंट अपॉन में 2। और हमें दे रखा है कि जब हमने इक्वल मासेस ऐड किए थे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इज 4, ये दिया ना, अलॉय का स्पेसिफिक ग्रेविटी तब 4 है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 4 विल बी इक्वल्स टू S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकेंड एलिमेंट अपॉन में 2, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 8। कहीं ना कहीं हमें ये इक्वेशन आगे यूज करना पड़ेगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 करके रहने दो। अब सेकेंड केस पे चले जाओ, जब हम उसको इक्वल मासेस में ऐड करें, इसी इक्वेशन को यूज करूं भाई,
जो डेंसिटी ऑफ अलॉय होगा वो होगा टोटल मास m1 प्लस m2 अपॉन में v1 प्लस v2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। और अब कहा है कि अगर इक्वल मासेस में ऐड करो, इक्वल मासेस में ऐड करो मतलब कि m1 और m2 इक्वल होगा, राइट। m1 और m2 m मान ले इक्वल, और इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर देंगे हम। क्या हम वॉल्यूम को v1 को m1 अपॉन रो 1 लिख सकते हैं। देखो भाई m1 प्लस m2 अपॉन में v1 कैन बी रिटर्न एज, यहां से वॉल्यूम कैन बी रिटर्न एज मास अपॉन डेंसिटी। मास किसका? पहले वाले का। डेंसिटी किसका? पहले वाले का। प्लस ऑफ v2 कैन बी रिटर्न एज सेकेंड एलिमेंट का मास अपॉन सेकेंड एलिमेंट का डेंसिटी। मासेस तो इक्वल है, तो ये मास और ये मास m, ये भी m हो जाएगा। ये m प्लस m कितना हो जाना है? 2m, ये हो जाएगा 2m। ये डेंसिटी ऑफ अलॉय। अब देखो भाई ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। यहां से नीचे से हमने m कॉमन लिया होगा, वो m और ये ऊपर वाला m कॉमन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बचेगा रो a जो है दैट इज इक्वल टू किसका? अलॉय का डेंसिटी। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रो 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रो 2 यहां चला जाएगा, और रो 1 इंटू रो 2 ऊपर लेकर के चले जाए, मतलब कि 2 टाइम्स रो 1 इंटू रो 2 अपॉन में रो 1 प्लस रो 2। और अब इसको हमें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है ना भाई, अलॉय का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में लिख लेंगे। क्या मैं इस डेंसिटी को ऐसा लिख सकता हूं? रो ए कैन बी रिटर्न एज पहले जैसा। रो ए को हमने कैसे लिखा था? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? फ्लूइड का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी। तो अलॉय है, अलॉय का डेंसिटी कितना होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये अलॉय का डेंसिटी देगा। सिमिलरली इक्वल्स टू 2 इंटू ये जो रो 1 है उसको हम लिख सकते हैं S1 इंटू रो W इंटू जो रो 2 है वो S2 इंटू, ये S है, S2 इंटू रो W अपॉन में जो रो 1 है दैट इज S1 इंटू रो W प्लस ऑफ जो रो 2 है दैट इज S2 इंटू रो W। अब यहाँ पे काटम काटी खेल लेंगे। यहां से रो W अगर हमने कॉमन लिया तो ये रो W कॉमन वाला और एक रो W कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा वाला रो W यहां से कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अलॉय इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकेंड एलिमेंट। और ये तो दे रखा है कि जब इक्वल मासेस ऐड करो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, यहां पुट कर देंगे 3, ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स S1 S2, ये 3 और अपॉन में, सॉरी यहाँ पे अपॉन में S1 प्लस S2 रह गया है, तो ये S1 प्लस S2 यहाँ क्या आ जाएगा नीचे S1 प्लस S2। और S1 प्लस S2 तो हमने अभी यही कहीं पे निकाला था। S1 प्लस S2 कितना है भाई? 8। तो क्या हम लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इज 8, तो ये हो जाएगा 2 और ये 4। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यहाँ से 4 इंटू 3, ये 3 के साथ चल रहा है ना भाई, ये 3 आगे चल रहा होगा, इस 2 ने इस 8 को कैंसिल किया, 4 दिया, यहाँ से हमें मिला S1 इंटू S2 इक्वल टू 12। ये कहीं ना कहीं हमें यूज करना है। एक इक्वेशन हमें ये मिला S1 प्लस S2 इक्वल टू 8। S1 और S2 क्या है? दोनों एलिमेंट्स के स्पेसिफिक ग्रेविटी, और दूसरा S1 इंटू S2 ये 12 मिला। तो यहां से अगर हमें फाइंड आउट करना है क्या करें? देखो भाई क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये S1 प्लस S2 है, A प्लस बी इक्वल टू समथिंग। दूसरा लीनियर इक्वेशन अगर A माइनस ऑफ बी S1 माइनस S2 या फिर माइनस ऑफ S1 प्लस S2 ऐसा कुछ अगर मिलता तो हम सॉल्व कर लेते थे। और उस टर्म में लाने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि
S1 माइनस ऑफ S2 का जो होल स्क्वायर होगा वो S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स S1 इंटू S2 होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a माइनस ऑफ b का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर होगा। अगर मैं इस इक्वेशन में प्लस ऑफ 2ab कर दूं और माइनस ऑफ 2ab कर दूं तो मैथमेटिकली तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, राइट। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab और ये बचा हुआ माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 4ab। तो हमने भी तो यही किया, s1 माइनस ऑफ s2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज s1 माइनस s2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab। क्यों ऐसा कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास s1 प्लस s2 की वैल्यू है पहले से। अब यहां से सॉल्व कर दो, इक्वल्स टू s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर कितना है, s1 प्लस s2 8, 8 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स s1 इंटू s2, s1 इंटू s2 कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12, 64 माइनस ऑफ 12 4 जा 48, क्या मिला हमें s1 माइनस ऑफ s2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस ऑफ 48 कितना हो जाएगा 48, 58 68 और 4 निकाल दिया 20 16 16 क्या s1 माइनस s2 का होल स्क्वायर, और अगर अंडर रूट ले लिया तो हमें s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 4 मिलेगा। ये कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 3। s1 प्लस s2 8 है, s1 माइनस s2 4 है, दोनों को सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पुट करूं, इसको अगर मैं यहाँ लेकर के आ जाऊं s1 प्लस s2 इक्वल्स टू 8, अगर दोनों को ऐड करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2s1 इक्वल्स टू 12, तो s1 की वैल्यू हमें 6 मिलेगी, और 6 की वैल्यू कहीं पे पुट करते हैं, यहाँ पे s1 की वैल्यू 6, तो s2 की वैल्यू 8 माइनस ऑफ 6, s2 विल बी इक्वल्स टू 2 है ना भाई, और फिर 6 प्लस 2 8 होता है, बिल्कुल। मतलब कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट वन 6 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकंड वन 2 है। हमने s1 और s2 फाइंड आउट कर लिया, ये है वैल्यूज। आए भाई, सो डियर ऑल, आज यहाँ रुकेंगे हम, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रेशर के साथ। आई होप सो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। चलो बाय।